देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में परसेंटेज चैप्टर पर 2 क्लासेज ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और क्लासेज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी अलग अलग कंसेप्ट को आप डिफरेंट अप्रोच से सीखते हुए आगे बढ़ोगे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा आपका एरिया और वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करेंगे हम। साथ में कुछ अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको भी आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। देखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं उन सभी को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए सभी क्लासेस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दी है चैनल पे, तो आप विजिट करके सभी क्लासेस वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया क्या है सवाल में, एक आयत दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो है उसमें वृद्धि दे रखी है कि लंबाई में 15% की होती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है। आगे बोला है आपसे कि आयत के क्षेत्रफल में रेक्टेंगल के एरिया में कितना इंक्रीज होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अभी हमने प्रीवियस क्लासेज में AB रूल पढ़ा था, ठीक है। AB रूल मैंने कहा क्या बताया था कि जब दो संख्याएं कोई भी चीज़ें जो मल्टीप्लाई में हो रखी हो तो वहाँ पे आप AB रूल लगा सकते हो इजीली। तो यहाँ पे देखो ये 15% है और ये 20%, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई ये दोनों मल्टीप्लाई में होती है। कैसे? आयत का आप क्षेत्रफल जानते हो, एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप कहोगे हाँ, तो अगर आपको एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप लंबाई में और चौड़ाई में आपको दिया है तो आप इजीली निकाल सकते हो AB रूल लगा के। और बाकी बेसिक अप्रोच आपको पता ही है, हम AB रूल से करते हैं इस सवाल को। तो पहला 15% दे रखा है, आप कहोगे कि +15। दूसरी वैल्यू आपके पास 20% दे रखी है, आप कहोगे +20। उसके बाद में A इंटू बी क्या हो जाएगा, 15 इंटू 20/100, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा इतनी वैल्यू। अब देखिए ये कितना बन रहा है, 15 दूना 30, 300 बन रहा है। 300/100 यहाँ से आ जाएगी 3 वैल्यू और यहाँ से कितनी आ रही है 35। 35 और 3 कितना आ जाएगा, ओवरऑल 38%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई किस तरीके से और कब ये लगाना है आपको। इसके बाद में देखिए अगला सवाल, इसमें क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी। देखो लंबाई में तो 8% की वृद्धि दी है, चौड़ाई में 10% की कमी दी है, तो इसके क्षेत्रफल में निकालना है परिवर्तन। आप कहोगे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। देखो पहली वैल्यू दे रखी है आपके पास +8%, ठीक है। दूसरी वैल्यू में क्या है, कमी है, तो आप क्या कहोगे, साइन के साथ में आपको रखना है, तो -10% लिख लोगे। AB रूल आपने सीख रखा है, इजीली रख दो यहाँ पे। 8 - 10 इंटू क्या आएगा, आप कहोगे माइनस आ जाएगा यहाँ पे। क्यों माइनस क्यों आया है, क्योंकि एक वैल्यू माइनस है। 8 इंटू 10/100, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे यहाँ से वैल्यू -2 आ रही है और यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, ये 80 बन रहा है। 80/100 आप कहोगे कि 0.08, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, वो -2.8 आएगा। तो मतलब 2.8 की क्या है, कमी है, तो 2.8 की डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये सभी क्वेश्चन आपके अभी रिसेंट में ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सवाल भी हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है आपको, एक वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए सवाल में क्या है, अभी आप 2 वैल्यूज पढ़ के आ रहे थे। अभी यहाँ पे जो एरिया होता है, आपको एरिया पता है इसका क्या होता है, A इंटू A होता है, ठीक है। A इंटू A मतलब साइड का स्क्वायर, जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो मतलब क्या करना है आपको जब वर्ग देगा या स्क्वायर देगा तो केवल एक साइड में वृद्धि देगा, तो आप समझ जाओगे कि सभी साइड में उतने की ही वृद्धि है। तो अगर रेक्टेंगल देता है तो आपको 2 वैल्यूज देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कहोगे A और B की वैल्यू है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। A और B AB रूल लगाते हो ना, A की वैल्यू भी 25% की वृद्धि, B की वैल्यू भी 25% की वृद्धि। आप कहोगे हाँ, बस यही समझना था यहाँ पे आपको। अगर लंबाई और चौड़ाई जो आपका आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसके केस में अलग अलग वैल्यूज देता है, दोनों अलग अलग। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइड सभी इक्वली होती है आपकी, तो केवल एक वैल्यू देगा आपको, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको क्या मानना है कि 25% को 2 बार लगाना है। तो कैसे लगाओगे, आप कहोगे कि 25% प्लस 25% और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यू 25 आपके पास वृद्धि है, तो 25 इंटू 25, ठीक है। और बटे क्या आ जाएगा 100, बिल्कुल। ये देखो ये कितना हो गया, आप कहोगे ये 50 हो गया और ये क्या हो गया 625/100, आप कहोगे कि 6.25 आ गया। तो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आएगा 56.25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
बात समझ में आई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद में अगला सवाल देखो। इस सवाल में क्या बोला है कि आपसे कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी होती है, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण में कमी हुई कितनी, वो आपको निकालनी है। सवाल इस बार थोड़ा सा अलग पूछ लिया है, तो आपको समझना भी है उसी हिसाब से। देखो अभी तक आप क्या पढ़ के आ रहे थे कि आपने पढ़ा था कि उसका एरिया आपको साइड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा है, तो आप क्या कर रहे थे, उसके एरिया में निकाल रहे थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए। जब कभी भी आप एरिया निकालते हो, ठीक है, एरिया निकालते हो तो उसमें आप करते क्या हो, आप उसमें करते हो साइड का स्क्वायर करते हो, साइड इनटू साइड करते हो। तो सिंपल एक वैल्यूज में आपको लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, जैसे कि मान लो आपके पास 10 मीटर है, ठीक है, और 10 मीटर दूसरी साइड है, तो आप कहोगे कि 100 मीटर हो गया, ठीक है। 100 और ये मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात आप गौर करो, यहाँ पे एरिया जो आया है वो आपके पास क्या है, 100 मीटर स्क्वायर। और जो आपके पास साइड होती है इसकी, ठीक है, जैसे कि विकर्ण हो गया और आपके पास लंबाई हो गई, चौड़ाई जो भी है, इसकी साइड माना मैंने स्मॉल ए, ठीक है, या भुजा मान लिया, भुजा या फिर साइड, ये आपके पास यहाँ पे कितनी थी, आप कहोगे कि 10 मीटर थी, ठीक है। अब एक बात जो गौर करने की वो वहाँ पे ये है कि देखो इसके जो एरिया होता है वो आपके पास डायमेंशन का बेसिकली स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, किलोमीटर स्क्वायर में होता है। और जो आपके पास साइड होती है वो नॉर्मल साइड आपके पास, चाहे भुजा हो, चाहे विकर्ण हो, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, ये सभी किस में रहती है, एक सिंगल डायमेंशन में रहती है। मीटर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये 10 मीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें रहती है। तो आप एक बात गौर कर पा रहे हो कि ये इसकी जो डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन स्क्वायर में रहती है और इसकी डायमेंशन किस में रहती है, नॉर्मल एक विमा में रहती है, ठीक है। आप कहोगे हाँ इतनी बात तो समझ में आती है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो 19% दे रखा है इसमें, तो अब चाहे आपसे विकर्ण पूछे, ठीक है, तो विकर्ण आपके पास क्या होता है, विकर्ण भी क्या होता है, आपको यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको गौर करो। विकर्ण हो गया या फिर आपसे भुजा पूछे, तो ये ओवरऑल होते क्या है, ठीक है, ये बेसिकली एक नॉर्मल साइड ही तो होती है, एक डायमेंशन होती है, जैसे कि मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ से एरिया पे जाते हो तो 2 बार चीज़ें मल्टीप्लाई होके आती है, विकर्ण हो गया, भुजा हो गया, इसमें सिंपल वैल्यूज आपके पास एक एक डायमेंशन में होती है। तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि ये जो परसेंटेज वृद्धि कमी आपसे चाहे विकर्ण में पूछे, चाहे आपसे भुजा में पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, केवल एक डायमेंशन में पूछे, चाहे लंबाई में पूछे, कुछ इस तरीके से पूछे, तो हमेशा आपको करना क्या है कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यूज के से ही आया है, तो इसका आपको बेसिक वो वैल्यू निकालनी है। जैसे कि ये ओवरऑल रिजल्टेंट आपका दे दिया है, ए बी रूल लगाने के बाद में ये वैल्यू बन गई है फाइनली, तो इससे स्टार्टिंग में क्या थी वैल्यू वो आपको निकालनी है। तो एक नॉर्मल एक मैं अप्रोच बताऊं आपको, जैसे कि मैंने माना कि इसके विकर्ण में या फिर आपसे विकर्ण की जगह भुजा दे दे, तो मैंने बोला कि भुजा में 10% की वृद्धि है, तो आप यहाँ पे वृद्धि लगाओगे तो 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100 कर दोगे, तो आप कह दोगे कि यहाँ पे 21% की वृद्धि हो गई। अगर मैं कमी के बारे में बात करूँ तो 10 आपके पास कमी है ना, -10 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100/100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -19%। अब देखो आपको यही वैल्यू दे रखी है, तो ये हमने जो निकाला है वो एरिया निकाला है, आपसे विकर्ण में पूछा है, तो आप क्या कह दोगे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वो 10% का आएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो समझाने की बात है कि चाहे आपसे यहाँ पे विकर्ण पूछ ले, चाहे आपसे यहाँ पे भुजा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर डायमेंशन आपके पास एक यूनिट वाली है, ठीक है, सिंपल, जिसकी डायमेंशन मीटर में, सेंटीमीटर में, स्क्वायर नहीं है, जब तक तब तक वैल्यूज क्या रहेंगी, सभी सेम रहेंगी, ठीक है। अगर वृद्धि के केस में पूछे आपसे या फिर कमी के केस में पूछे तो हमेशा वैल्यूज यही रहने वाली है, तो यहाँ विकर्ण से कुछ फर्क नहीं होने वाला। तो ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो सिंपल आपको ऐसे ही समझना है, तो आपको इससे आप इजीली निकाल लोगे कि 10% की वैल्यू है, उसको 2 बार यूज़ किया है, सक्सेसिव उसमें लगाया है, तो ओवरऑल आपके पास 19% की यहाँ पे कमी आ गई है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो, इसमें क्या किया है सवाल में कि एक आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, ए बी रूल लगा दोगे, 11 माइनस का -11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो साइन के साथ रखना है, तो 121/100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओवरऑल ये -22
और ये हो जाएगा आपके पास +1.21। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 20.79। ठीक है, और ये क्या आएगा ओवरऑल कमी में आएगा, माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे कमी ही पूछा है आपसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े इसके बाद में देखिए क्लासेस, जो क्लास ये चल रही है आपकी, इनका सिंपल सा मोटिव यही है कि केवल आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी बुक से भी देख लोगे आप। बेसिकली आपके यहाँ से एक अप्रोच डेवलप करना है क्वेश्चंस के प्रति, कि क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये अप्रोच आपको जब काम आती है, जब एग्जाम में क्या होता है कि सेम क्वेश्चन तो वो तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ अलग से बदल के आ गया, अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो उसको सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई भी एस्पिरेंट होगा जो ऑलरेडी तैयारी पिछले क्वेश्चन देखे हैं उसने, वो सभी करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, थोड़ा सा अलग आ गया, उस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाओगे। तो यही मोटिव है इस क्लासेस का, और जो मैं आपके पास अप्रोच बता रहा हूँ, इन सभी अप्रोच का जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो यही है कि आपको एक तरीका डेवलप करना कि उससे आप क्वेश्चन को सोच पाओ उस तरीके से। तो ये यहाँ पे इसका मोटिव रहेगा इस क्लासेस का। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सीजीएल में पूछा गया अभी रिसेंट एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें सवाल में बोला है आपसे कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझिए। आपको एरिया पता है इसका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है आपको, कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट आपको क्या, बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप परसेंटेज की बात कर रहे हो, जब आप रेशियो की बात कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आप हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/2, इसको आप हटा दोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज एक तरीके से ये रेशियो ही होता है। इसको अगर गौर से देखोगे, समझोगे, तो इसमें रेशियो के बारे में ही बातें चलती है। तो यहाँ पे ये 1/2 है, ये 1/2 को आप हटा सकते हो कैलकुलेशन में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे आपके पास एरिया निकालना हो πr² सर्किल का, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपको, यहाँ पे पाई है, तो पाई पहले भी सेम रहेगा। और अगर एरिया में रेडियस में अगर चेंज कर दिया, रेडियस में 10% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई, तो भी आपके पास पाई की वैल्यू बाद वाले केस में r' रेडियस तो डैश हो जाएगी, कुछ बदल जाएगी, लेकिन जो एरिया है, जो सॉरी पाई है, वो पाई सेम रहेगा, तो पाई को आप हटा सकते हो। तो ओवरऑल समझने की बात क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको आप हटा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला पहले वाले केस में और बाद वाले केस में। तो ये एक सिंपल सी बात है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, केवल बी और एच पर करेंगे। आप कहोगे बिल्कुल, अगर बी और एच पे करेंगे तो ये सिंपल वही वाला केस हो गया कि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, तो आप कौन सा रूल लगाते हो, ए बी रूल अभी आप पढ़ के आए हो, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं आपको। तो अभी देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपसे एरिया दे रखा है, एरिया, ठीक है। अब एरिया को आप डायरेक्ट क्या कर दूंगा, यहाँ पे आप सीधा लिखोगे इसको, ठीक है, बेस और आपका क्या है दूसरा, हाइट। आप कहोगे ये तो एरिया का फॉर्मूला नहीं होता, मैंने अभी आपको बता दिया ना कि फॉर्मूला तो ये नहीं होता, लेकिन हम इसके बराबर कैसे लिख सकते हैं, बराबर लिख लो या प्रोपोर्शनल लिख लो, कन्फ्यूजन के लिए हटा सकते हो प्रोपोर्शनल, कि ये एरिया है डायरेक्ट इतने के बराबर होगा बेस इंटू हाइट के, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को आप हटा दो। तो अभी देखो मामला आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आप कहोगे हमें यहाँ पे चाहिए क्या पूछा है आपसे, ऊंचाई पूछा है, ये हाइट। तो आप हाइट को कैसे निकालोगे, एरिया में डिवाइड कर दोगे बेस का, ठीक है। हाइट को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि एरिया में डिवाइड कर दोगे बेस का। अब फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। तो अब क्या करेंगे, एरिया देखो, पहले एरिया में क्या बोला है कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होती है। तो पहले क्षेत्रफल था 100, 60% की वृद्धि होती है, आप कहोगे कि 160 हो गया है, ये पहले था, ठीक है, और ये बाद में हो गया है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो पहले 100 था, बाद में 160 हो गया है। अब बेस के बारे में देखो, बेस में क्या बोला है कि 40% की वृद्धि होती है, और बेस कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो पहले 100 था, वृद्धि कितने की हुई है, 40 की, ये कितना हो गया, 140 हो गए। आप कहोगे हाँ। अब देखो 140 से ये वैल्यू कितनी हो गई है, 60, इसको काट सकते हो ना, तो ओवरऑल 140 को इधर लेके आ जाओ, ये इसको लेके आ, तो ओवरऑल क्या मामला है, 140 से वैल्यू कितनी हो गई है, 160। आप कहोगे कितने की बढ़त है, यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, वो वैल्यू आपके पास 20 का इंक्रीज है। किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज है, आप कहोगे कि 140 के रेस्पेक्ट में। तो 20/140 इसको काटोगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा क्या, 1/7, ठीक है, 1/7 आएगा।
अब ये 1/7 आया है, टेबल याद करो आप, टेबल में क्या था 1/7, आप याद करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 14 सही 2/7। ठीक है, ये वाली वैल्यू। दूसरी चीज़, इसको देखो डायरेक्ट भी याद रख लो, थोड़ा सा काम आता है ये। एक को जब 7 से भाग देते हो तो आपके पास आंसर आता है, वो आपके पास कितना आता है 0.142857। ठीक है, इतना आता है। ये वैल्यूज याद रख लो आप, क्योंकि काम आती है। तो जब एक को जब आप 7 से भाग देते हो तो इतना आता है 14, 28, 57। तो इतना डिजिट तक याद रख लो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको 100% में बदलना है तो 14.28 आ जाएगा, और 14.28 और 5/7 इस तरीके से आएगा, तो अप्रोक्सीमेट करके लिखा है 14.29 आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, ये वाला सवाल भी समझ में आया आपको किस तरीके से किया है। इसके बाद में अगला सवाल देखो, इसमें क्या बोला है आपसे कि एक गोले की त्रिज्या है, ठीक है, एक स्फीयर की रेडियस है, वो 16 सही 2/3% याद करो, पहली वाली क्लास क्या था ये 1/6 था, की वृद्धि होती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अब आप कहोगे कि स्फीयर का जो टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो आपके पास क्या होता है, आप कहोगे कि 4πr² होता है। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। आप कहोगे हाँ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे 4π को हटा दोगे, आप कहोगे हाँ हटा देंगे, तो केवल क्या बचा आपके पास r² बचा। अब r² बचा तो ये तो केवल वही वाली बात हो गई ना, कौन सी वाली, पहले वाली r इंटू आर, मतलब दो वैल्यूज हैं r इंटू आर। तो ए बी रूल लगाना है आपको, सिंपल ए बी रूल लगाना है या बेसिक से करना है, तो सिंपल सी बात क्या हो गई 16 सही 2/7% की वृद्धि 2 बार करनी है आपको, क्योंकि r इंटू आर है ना। आप कहोगे कि 16 सही 2/3 को आपको क्या लिख सकते हो, आप कहोगे 1/6 लिख सकते हैं, मतलब 6 से वैल्यू कितनी हो गई है 7 हो गई है। ये कितने थी, ये आपके पास बिफोर और ये आपके पास क्या हो गई आफ्टर, तो 6 से वैल्यू 7 हो गई है। आप कहोगे हाँ, तो हमें क्या करना है स्क्वायर करना पड़ेगा, अभी हमने देख लिया स्क्वायर क्यों करना है। अगर आप कहोगे अगर यहाँ पे ये क्या होता पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये वॉल्यूम होता, ठीक है, आयतन होता, तो फिर क्या करते, आप कहोगे कि क्यूब करते, क्योंकि क्यूब में कितनी डायमेंशन होती है, ध्यान करो क्यूब में डायमेंशन कितनी होती है, पावर 3 होती है, मीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है, और किलोमीटर क्यूब हो गया। इस तरीके से डायमेंशन 3 होती है, इसकी विमा 3 होती है, तो इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में क्यूब करते हैं, कब वॉल्यूम में, एरिया में क्या करते हो स्क्वायर करते हो, और नॉर्मल डायमेंशन होती है, नॉर्मल डायमेंशन मीटर में सेंटीमीटर, उसमें क्या करते हो आप डायरेक्ट लिखते हो वैल्यूज को। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बात इतनी तो यहाँ पे समझ में आ गई आपको, और इतना ठीक है। तो अभी देखो 6² ये 7², ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 49। आपसे वृद्धि पूछा है, कितनी वृद्धि हुई है, आप कहोगे कि 13 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 13 की वृद्धि हुई है। कितने में हुई है, आप कहोगे 36 में हुई है। परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई किया। 4 से काट सकते हो इसको कितनी बार, आप कहोगे हाँ काट सकते हैं, 9 बार जाएगा। 4 से इसको काटा 25 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 25 दिया 75, 7 25 और 7 32, ठीक है। 9 से डिवाइड कर लो इसको, 325 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 तिया 27, आपके पास कितना बचेगा 5, 9 6 54, 36 पॉइंट करके आएगा ऑप्शन आपका, देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब एक चीज़ इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सवाल ये दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, आप कहोगे हाँ, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी व्यास में, ठीक है, व्यास में डायमीटर में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा। अभी ये तो आप कहोगे ये तो किसी ने बताया ही नहीं, ये कैसे करेंगे। आपको एक चीज़ बताए, डायमेंशन व्यास की याद करो, डायमेंशन क्या होती है, इसको कैसे लिखते हो आप, मीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, इस तरीके से तो लिखते हो। तो और इसकी डायमेंशन, रेडियस की भी डायमेंशन यही रहती है। तो जब डायमेंशन सेम रहती है तो सब में वृद्धि सेम रहेगी। तो आपसे चाहे इसमें पूछे तब भी आंसर आपका क्या रहेगा 16 सही 2/3%। आप कहोगे इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ऐसे सवालों को। देखिए आपको एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, सर्किल, और सर्किल में क्या बोला है आपसे कि इसकी रेडियस में, ठीक है, रेडियस में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, 10% की वृद्धि होती है। तो आपसे क्या पूछा है, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा। आप ए बी रूल लगाओगे, 10 + 10 + 10 × 10/100, आप क्या दोगे 21% आएगा, ठीक है।
यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूँ इसके परिधि, पेरीमीटर में कितनी परिवर्तन आएगा, देखो ये सवाल आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है, और ये एग्ज़ाम में सीधे दिखेंगे आपको, ठीक है, और एग्ज़ाम में देखोगे तो आप कर लोगे इन सवालों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए पेरीमीटर में आपसे पूछा है, तो पेरीमीटर में पूछा था, आप कहोगे पेरीमीटर में कैसे निकालेंगे। मैंने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि जब डायमेंशन की बात हो, पेरीमीटर के डायमेंशन याद करो आप, फॉर्मूले पे मत जाना, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें परसेंटेज में, रेशियो में आप क्या करते हो, जो कांस्टेंट टर्म है उनको हटा देते हो, केवल एक्चुअल वैल्यूज पे काम करते हो। जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म क्या है आपको, कि रेडियस होती है, तो रेडियस पे ही काम करना है आपको। तो इसकी डायमेंशन देखो आप, इसकी डायमेंशन आप कहोगे, इसकी डायमेंशन तो हम इसमें लिखते हैं कि मीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया, इस तरीके से डायमेंशन लिखते हैं। तो इसकी डायमेंशन और रेडियस की डायमेंशन सेम होती है क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सेम होती है। सेम होती है तो फिर इसका पेरीमीटर में भी जो चेंज पूछा है ना, वो भी सेम ही रहेगा। आप कहोगे आंसर क्या आएगा, फिर आप कहोगे 10% का आंसर आएगा। तो चाहे इसमें आपसे पूछे पेरीमीटर में, चाहे आपसे रेडियस में पूछे, चाहे आपसे डायमीटर में पूछे, व्यास में पूछे, चाहे आपसे इसकी कॉर्ड में पूछे, किसी में भी पूछे, कॉर्ड में भी पूछ सकता है, ध्यान रखो, कॉर्ड में पूछे, किसी में भी पूछे, जिनकी डायमेंशन सिंगल होती है, सिंगल मतलब मीटर सेंटीमीटर की इस तरीके से होती है, इसके बराबर ही डायमेंशन होती है, तो उसकी सबकी परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इस रेडियस के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। आप कहोगे इतना ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एरिया पे बात चली जाती है तो आप क्या करोगे, ये एरिया का जो डायमेंशन होती है वो स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इस तरीके से, तो वहाँ पे हम एरिया की टर्म में निकाल लेंगे। वॉल्यूम की डायमेंशन पूछता है तो वॉल्यूम में पावर में कितनी होती है, 3 बार होती है, ठीक है, पावर 3 होती है ना, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। तो उस केस में हम रेडियस का क्यूब करके निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों तरीके समझ में आ गए, इसके बाद में कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में ये वाला देखो, सवाल में क्या बोला है आपसे कि एक आयत दे रखा है आपको, रेक्टेंगल है, जिसमें 50% बढ़ाया जाता है इसकी लंबाई को, चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे मतलब दो केस हैं, एक कौन सा है, बिफोर वाला, और एक कौन सा है, आफ्टर वाला। आप कहोगे हाँ, क्षेत्रफल अपरिवर्तित है तो मतलब पहले भी क्षेत्रफल 100 था, बाद में भी 100 है। आप कहोगे 100 क्यों लिख रहे हो आप, तो इसको एक एक लिख लें, आप कहोगे लिख लो, ठीक है, ये बिफोर वाला केस हो जाएगा और ये आपका आफ्टर वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक भी लिख सकते हो, आप 200 भी लिख सकते हो, आप 400 भी लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कैसे लिखना है आपको जैसे लिख सकते हो। मैंने कहा एक एक लिख लो। तो फिर अब देखो यहाँ पे लंबाई का क्या बोला है, देखो ये लंबाई, अब इसमें बटे में लिखूंगा मैं, बटे में क्यों लिखूंगा आपको पता चल ही गया है। एरिया क्या होता है आपके पास, L/B होता है। आप कहोगे हाँ, आपसे पूछा कि इसमें चौड़ाई का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से। आप कहोगे कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा A/L आ जाएगा, तो एरिया में L का भाग देना है, तो एरिया में L का भाग दे दो। देखो इसमें 50% की वृद्धि हुई है, आप कहोगे हाँ, तो 50% की वृद्धि हुई है तो मतलब पहले वैल्यू 100 थी, बाद में वृद्धि हो गई है, बाद में कितनी हो गई, 150 हो गई है, ठीक है। तो 100 से 150 हो गई है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रेशियो ही तो है, ये रेशियो है, तो इधर 150 से 100, बात समझ में आई। 150 से कोई वैल्यू है वो 100 हो गई है, ठीक है, 150 से 100 हो गई है। आप कहोगे हाँ, तो कितनी कमी आ गई है, आप कहोगे 50 की कमी आ गई है। कितने में कमी आ गई है, आप कहोगे 150 में कमी आ गई है, 50/150, ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 से ही 1/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहली क्लास याद करो 1/3 के लिए, 33 से 1/2, 1/3, 33.33 करके, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना, और बाकी क्लास के बारे में कैसी लग रही है आपको वो भी बताना आपको क्लास के कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि होती है, त्रिज्या में इतनी की वृद्धि होती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अभी एक चीज़ आप सीख के आए हो, क्या पूछा, अभी क्या पूछा है आपसे, देखो एरिया पूछा है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, कांस्टेंट टर्म को तो हटा देना है, तो कांस्टेंट टर्म 2π को तो हटा दो, केवल क्या बच गया, r और h।
अब दो संख्या मल्टीप्लाई में है और आपसे एरिया ही पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दो संख्या तो मल्टीप्लाई में होती है तो क्या करते हो आप, ए बी रूल लगाते हो। ए बी रूल लगाते हो तो दो संख्याएं, एक में वृद्धि दे रखी है 35% की, आपको एक में दे रखी है 10% की, आप इजीली निकाल लोगे। आप कहोगे हाँ निकाल लेंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 35 + 10, तीसरी टर्म क्या आती है, 35 × 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये 45 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, आप कहोगे 48.5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सब। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इसमें क्या दिया है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये होमवर्क हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सभी कंसेप्ट आपको पता चल गए। इसका जो सर्किल होता है, सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, उसमें इंक्रीज, और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म को कैसे ट्रीट करना है उसका भी कंसेप्ट आपको पता चल गया। तो इजीली निकाल लोगे ना आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान कर लो, बताना है। ये वाला देखो 11, बोला क्या है सवाल में आपसे, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी होती है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि ताकि बेलन का आयतन समान रहे। समझो सवाल अच्छा आ गया। तो क्या करना है, आप कहोगे कि फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है πr²h। कांस्टेंट टर्म को आप क्या करते हो, आप करते हैं हटा देते हैं, तो क्या बच गया, r²h। ठीक है, r² बच गया, और ये वॉल्यूम होता है। तो आपसे क्या बोला है कि वॉल्यूम समान रहे। ठीक है, तो ये बिफोर वाला केस हो गया और ये बाद वाला केस हो गया, आफ्टर वाला केस हो गया। तो आपसे वॉल्यूम सेम रखना है, तो आप कहोगे 100 रख ले। ठीक है, 100 रख ले, एक रख ले, आप कहोगे जो रख ले, तो एक रख लो। आप कहोगे पहले भी वॉल्यूम 1 था, बाद में वॉल्यूम 1 है, आप कहोगे हाँ। आपसे निकालना क्या है, देखो ऊंचाई निकालना है आपको, तो ऊंचाई का फॉर्मूला निकाल लो। यहाँ से h का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं h का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, v/r²। ठीक है, अब आपको कि h का फॉर्मूला ये कहाँ से आ गया, v/r², ये तो होता नहीं है, पाई भी आता है इसमें और भी कुछ आता है, आप कहोगे आता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम रेशियो पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझ गए। तो v/r² लिख रहे हो, तो वॉल्यूम तो आपने लिख लिया 1/1, लेकिन आपको r² भी लिखना है। देखो r में क्या दिया हुआ है कि 20% की कमी की जाती है। 20% का आप क्या बोल दोगे कि 1/5, मतलब पहले 5 थी कोई वैल्यू रेडियस की, बाद में क्या हो गई है 4। आप 5 और 4 रखोगे क्या, आप नहीं रखोगे, क्यों, क्या रखोगे, r² रखोगे। तो पहले क्या था 25, बाद में क्या हो गया, आप कहोगे 16 हो गया। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए आपको क्या निकालना है कि चेंज निकालना है, तो आप क्या करोगे, 16 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रेशियो ही तो है ये, बेसिकली रेशियो ये। तो ये क्या आ जाएगा, कोई वस्तु पहले 16 थी, बाद में कितनी हो गई, 25 हो गई है। आप कहोगे हाँ कितनी वृद्धि हो गई है, आप कहोगे कि इसमें तो 9 की वृद्धि हो गई है। 9 की वृद्धि हो गई है, किस पे वृद्धि हो गई है, आप कहोगे 16 पे वृद्धि हो गई है। 16 से 25 हुई है ना, आप कहोगे कि 9 की वृद्धि हुई है। 9 की वृद्धि हुई है, 16 पे वृद्धि हुई है, परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1/16 आपको ये निकालना है। 1/8 आपको पता है क्या, देखो कुछ वैल्यूज आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसको। देखो 1/8 आपको पता है क्या होता है, आप कहोगे 12 से ही 1/2 होता है। 1/16 आपको पता है क्या, आप कहोगे 6 से ही 1/4 होता है। तो 6 से 1/4 होता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। 9 से मल्टीप्लाई किया 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 सही 9/4 आ जाएगा। 9/4 से भी आपके पास कुछ आ जाएगा बाहर, कैसे 2 बार आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 56 सही 1/4। तो 56 सही 1/4 कैसे लिख सकते हो, 56.25 ऐसे लिख सकते हो। बाकी और कैसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, इसको 4 से काट लो 25 बार, फिर गुणा कर लो, फिर उसके बाद में भाग दे लो, ऐसे सोचा जा सकता है। और एक और तरीका है, आप याद करो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो 4 दे रखा हो तो उसको बदल सकते हो आप 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो फिर गुणा करके फिर भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, वो भी तरीका डिस्कस किया था, आप याद करो। तो ये समझ में आया आपको, तो ये इसका आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसे सोचा जा सकता है। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है सवाल में, आपसे बोला है कि एक घन की भुजा है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। आपको कि निकाल लेंगे, ये तो कैसे निकाल लोगे, देखो 20% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे कि 1/5, मतलब पहले कोई वस्तु 5 थी, अभी वृद्धि हो गई है 6 हो गई है।
तो ये बिफोर वाला केस हो जाएगा, ठीक है, और ये बाद वाला हो जाएगा, आफ्टर वाला। तो इसमें देखो आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है बिफोर आफ्टर ये सब कुछ, आपको तो एग्जाम ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको ना, आपको तो एग्जाम में आप पता है ना कैसे ही बनना है, बिल्कुल देखते ही 5 का क्यूब उधर 6 का क्यूब देखना है, 125 216 डायरेक्ट करना है। तो वो प्रोसेस बहुत जल्दी की होगी आपकी। तो अब देखिए ये जब आयतन के बारे में बात कर रहे हो, आयतन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले पे, एक्चुअल फॉर्मूले पे नहीं जाना, आपको वेरिएबल टर्म देखना है। वेरिएबल टर्म क्या होती है, इसमें वेरिएबल टर्म भुजा है, तो भुजा का क्यूब करना है, क्योंकि आयतन की डायमेंशन क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और आपके पास किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से होती है डायमेंशन, भुजा का क्यूब करके होती है। तो भुजा का क्यूब करोगे आपका होगा 125 और इसका क्यूब किया बाद में 216, ठीक है। वैसे भी घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब ही रहता है, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन आपको तो अगर कुछ और भी होता फॉर्मूला, जैसे कि और किसी का भी आयतन होता है ये, अगर आपसे स्फेयर का आयतन पूछता 4/3 पाई आर क्यूब, तो भी आप 4/3 और पाई इस कांस्टेंट टर्म को कंसिडर नहीं करते, केवल आर क्यूब वाली टर्म को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि इसका क्यूब कर दिया, आपको हाँ कर दिया। अब 125 कोई वैल्यू थी वो 216 हो गई है, तो कितनी वृद्धि हो गई है, आप कहोगे कि 216 हो गई है, 125 पहले थी, तो माइनस कर लो, माइनस कर लेंगे, 1 बनेगा, 12 में से 21 में से 12 जाएगा, आप कहोगे 91। तो ओवरऑल आपने कहा कि 91 की वृद्धि हो गई है, आप कहोगे किस में वृद्धि हो गई है, आप कहोगे 125 में वृद्धि हो गई है। तो 91 की वृद्धि किस में, 125 में, आपको निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल का मतलब केवल इतना नहीं है कि केवल आपको तरीका बता दिया बस आप कर लोगे, इसके बाद नहीं, सवाल में कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे वो कैलकुलेशन वाली हो गई, चाहे वो किसी भी सेंस में हो गई, तो उसमें बिल्कुल आपको स्टार्टिंग के सवाल से लेकर लास्ट आंसर निकालने तक सब प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इतना आ गया, अब आप कहोगे 125 से इसको भाग देना है, कैसे करेंगे, देखो क्लास याद करो जो कैलकुलेशन वाली, उसमें मैंने आपको बताया था एक तरीका, तो इसलिए मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट क्यों है, 5 का हो गया, 25 का हो गया, 125 का हो गया, इनसे किसी संख्या को डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, वो बहुत आसान तरीका होता है। आप सिंपल क्या करोगे, 125 आपको कहीं भी दिखे उसको क्या करो, सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से नीचे कर दो, 8 से ऊपर कर दो, काम हो गया आपका आसान। 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया ना, आपके पास ये क्या बन गया, 1000 बन गया, ठीक है। 1000 जैसे ही बना, 1000 से किसी संख्या को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, आपको कहोगे हाँ क्योंकि पॉइंट ही लगाना है सिंपल, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला जाएगा। अब देखो सिंपल कितनी सी कैलकुलेशन बच गई, आपको 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 एकम 8 और 8 9 72, 728 और बटे 10 करना है, तो 72.8 आंसर आ जाएगा। देखो कितनी जल्दी ही आप इसको टिक कर दोगे। बाकी 125 से डिवाइड करोगे तो पहले भाग दोगे, फिर उसके बाद और देखोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब ये वैल्यू जो है और भी ज़्यादा वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, टफ हो जाए, तो भी ये प्रोसीजर बहुत काम करता है। तो इस तरीके से सोचना है चीज़ों को। अब इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊँ इस कंसेप्ट को, आपको कहीं भी किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो 5 को कैसे लिख लोगे आप, 10/2। 25 से करना हो तो कैसे करोगे इसको, आप इसको कैसे लिख लोगे, 100/4। और अगर 125 आ जाए तो उसको कैसे लिख लोगे, 100/1, आप कैसे लिखोगे, 1000, 1000/8। अभी आपका 125 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, तो आपने क्या किया था, उसको नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको 1000 बना लिया, ठीक है, तो ऊपर भी 1000 बन गया। तो इस तरीके से सोच सकते हो इन सवालों को, तो थोड़ा आसान हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13, याद करो ये वाला सवाल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, ये दोबारा आपका रिवीजन करने के लिए है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी दिया था और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, आपने सभी ने आंसर दिया इसका, ठीक है, सही आंसर दिया था, करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सही था वो। देखिए कैसे करेंगे, मैंने तरीका डिस्कस किया था, एक बार दोबारा आपको ये वाला तरीका क्वेश्चन करा देता हूँ। गेहूँ की कीमत में 15% की कमी करने पर एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीदने को सक्षम बनाती है, तो गेहूँ की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत आपको निकालनी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में आपके, ठीक है, ये वाला सेम कंसेप्ट अभी पूछा गया, देखो रिसेंट में आपका CGL में। तो कैसे करोगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू बुद्ध रखी है आपको, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि 3/20 होता है,
ठीक है, 3/20 होता है, तो ये कमी है, ठीक है। 15% की क्या है आपको होगी, कमी दे रखी है, तो कमी है तो मतलब पहले 20 थी वैल्यू, ठीक है, 20x, बाद में कितनी होगी 17x, कमी है तो बाद में कमी हो जाएगी। देखो 2720 रुपये में 17x इतने से डिवाइड करने पर इतना मात्रा माइनस 2720/20x, ये आपको किसके इक्वल करना रहता है, आपको होगी 6 किलोग्राम के, तो 6 के इक्वल कर दिया। एलसीएम आप लोगे तो क्या आ जाएगा, आपको होगी कि 17 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर जो आता है आपके पास 2720 आ जाएगा। 20x माइनस 17x आपको होगी कि यहाँ पे वैल्यू आती है वो 3 आती है, इज इक्वल टू 6। अब इसको देखो डायरेक्ट आप कैसे करते हो, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट जाना है कहाँ पे, क्या पूछा है आपसे, घटी हुई मात्रा पूछी है, घटी हुई कीमत पूछी है, तो मतलब 17x की वैल्यू पूछी है, तो 17x को इधर लेके आओ, तो आप कहोगे कि 17x इधर लेके आ गया। इसके बाद में वैल्यू क्या बचेगी, आप कहोगे कि 2720 बची हुई है एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या बची हुई है, आप कहोगे कि 3 बची हुई है, और बटे में क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि 20 तो है ही और 6 और नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस 6 को मैंने इधर भेज दिया और 17x को ऊपर भेज दिया, आप कहोगे हाँ, बस ये निकालना है। अब देखो इस 3 से इसको काटा 2 बार, इस 0 से ये 0, अब 4 का भाग देना है इसमें, तो 4 से 6 बार जाएगा और 3 बचेगा, 4 8 32, 68 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे कुछ, जो मैं क्लास के बारे में बात कर रहा था, ये आपके पास वो मैथ्स कैलकुलेशन वाली है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो सभी कंसेप्ट हैं जो कैलकुलेशन के, वो इसमें कवर हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड आपने पहले सीख लिया है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बाकी की प्लेलिस्ट आपके बनी हुई है, तो आप सभी हेल्पफुल हैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, तो वो सभी आप विजिट कर सकते हो। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है इसमें, यदि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी हो तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है आपको। ये सवाल आपका होमवर्क है, आप बताओगे इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पहले दे दिया 10वां नंबर का, और एक आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, तो ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। ये वाला कंसेप्ट सीख चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे बोला है सवाल में कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन है, उसको गलती से 1.55 मीटर नापा गया, तो आपसे बोला है कि त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, एरर परसेंटेज आपको निकालना है। तो एरर परसेंटेज कैसे निकालते हो आप निकालोगे कि सही मान, सही वैल्यू में से आप गलत माइनस कर दोगे, और डिवाइड में क्या करोगे, आप सही वैल्यू से डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई में 100 से कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास एरर परसेंटेज में आता है। अगर गलत वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जो मेजरमेंट किया है वो गलत वैल्यू ज़्यादा है सही से, तो आपके पास एरर नेगेटिव में आएगा कि आपने ज़्यादा वैल्यू मेजर कर ली है। और आपके पास अगर ये पॉजिटिव में आता है तो मतलब सही वैल्यू सही थी लेकिन गलत है, वो कम ना पाए उसको, तो इस तरीके से आप बता भी सकते हो ये दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो आएगा दोनों का डिफरेंस, सही और गलत का, आप कहोगे कि दोनों का डिफरेंस निकाला है, आप कहोगे 0.05 आ जाएगा, 0.05। बटे में क्या आएगा, बटे में एक्चुअल वैल्यू क्या थी, आप कहोगे कि 1.5 था, तो इस पॉइंट को हटाया आपने, तो ऊपर से भी पॉइंट को हटाने के लिए क्या करोगे, इसको हटाया तो नीचे 2 0 लगाया, और ऊपर से नीचे से 1 हटाया तो 1 0 लगाया, तो 50/1500 बन रहा है, 50/1500 बन रहा है। तो इसको इससे काटा 5 से 3 बार, तो 1/300 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 1/30 आ रहा है बेसिकली, 1/300 नहीं, 1/30 आ रहा है, 1/30 आ रहा है। आपने एक वैल्यू पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, 1/3 की, 1/3 पढ़ा था आपने, 33 सही 1/3, ठीक है, और ये है आपके पास 1/30। तो अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता चल रही है तो आप सिंपल सा कुछ ना करो, आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भाग दे लो, तो आपके पास क्या जाएगा, 30 का इसमें भाग दिया आपको कि 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 30 का इसमें दिया तो आपका भाग जाएगा इसमें 3 बार, 10 बचेगा, और 10/3 30 बच जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल 1/3 आ जाएगा, तो 3 सही 1/3 आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास एरर परसेंटेज है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक और सवाल है, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन में क्या है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया है इन्होंने, कि ये हिंदी में इसको थोड़ा गलत टाइप हो गया है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। एक शिष्य ने एक अंक को 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया,
5/3 से गुणा कर दिया, तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्चुअल वैल्यू, सही वाली वैल्यू क्या है, 3/5 है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो अलग है इसका मीनिंग। ए पीपल, एक शिष्य ने मल्टीप्लाइड ए फिगर बाई 3/5 देन 5/3। तो सही वाली वैल्यू क्या है आपको पता चल गया यहाँ पे 5/3। तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेना, इसको 5/3 यहाँ पे लिख लेना और इसको 3/5 यहाँ पे कर लेना, फिर ये सही हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सही वैल्यू है आपके पास, वो तो नीचे आएगी। आप कहोगे, अब आप कहोगे कि किसी संख्या को मल्टीप्लाई किया है, तो कोई संख्या मान लो वो x थी, इसको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से और 5/3, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या करोगे कि इसमें x को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये x है ना, किसी भी संख्या को अगर रेशियो ही ले रहे हो तो x को आप भूल जाओ। आप जो ये वैल्यूज मान लो कि 3/5 संख्या थी, उसको 5/3 लिख दिया, या 5/3 था उसको 3/5 लिख दिया। अब तो यही मान लो, तो उसको ऐसा मत समझो सवाल में कि गुणा किया है। गुणा किया हो, चाहे आपको बोल दे कि सवाल में ये संख्या थी, इसको ये लिख दिया, तो भी आपके पास आंसर है वो सेम आने वाला है। तो आपने कहा सवाल में कि 5/3 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई 5/3। इसमें से माइनस किया आपने 3/5 को, और एक्चुअल वैल्यू क्या है 5/3 डिवाइड कर दिया। ऊपर देखो क्या बन रहा है 15, और 15 में से ऊपर 15 एलसीएम आ गया, 25 में से 9 जाएगा, तो आप कहोगे कि 25 में से 9 जाएगा तो आप 16 बनेगा, बटे यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5/3। 3 आपके पास ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 3 से इसको काट भी सकते हो 5 बार, तो 16/25 बन रहा है ये 16/25। ये एरर आ गया आपके पास, परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 से 4 बार जाएगा तो 64 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। बाकी आप जो कह रहे थे कि उसको ऐसे लिखना है, जैसे कि आपको सवाल में ये बोला था कि इससे मल्टीप्लाई करना है, 5/3 एक्स से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो संख्या एक्स थी, और बटे में क्या आ जाएगा 5/3 एक्स। तो देखो एक्स सब जगह से कट जा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था एक्स को हटा सकते हो आप। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े इस सवाल में, ये वाला देखो, और ये कंसेप्ट देखो, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे सवाल, सारे सवाल, कुछ भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो। देखो, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र हैं वो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मिक्सचर एलिगेशन वाला तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद में एक और तरीका जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ईजी है, और उसमें आप कहोगे कि इसमें तो देखते ही आप आंसर बताओगे। तो पहले मिक्सचर एलिगेशन देख लो। मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे हम, क्या करते हैं, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे जो वैल्यू लो वो अनुत्तीर्ण वालों की ही ले लो। तो यहाँ पे जैसे कि सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, ये तो आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ के लिए बोला है कि ये 45% है, गर्ल्स के लिए बोला है तो कितनी हो जाएंगी, 100 में से ये 55% हो जाएंगी। इसमें बोला क्या है कि 60% लड़के हैं और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। तो अगर 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो आप ये बोल सकते हो क्या कि 40% लड़के हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। आप कहोगे हाँ, 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो आप ये बोल सकते हो क्या 30% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है। आप कहोगे हाँ, ये यहाँ पे बोल दिया। इसके बाद में अब मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। तो अब बॉयज़ की संख्या देखो यहाँ पे 45 रेशो, इसको रेशो को और सिंप्लीफाई वे में देखोगे तो ये 11:9 आ जाएगा। तो ये 9 और ये 11 है, ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी यही आपके पास अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि हम जो फेल हुए हैं कैंडिडेट उन्हीं का रेशो, उसी पे मिक्सचर एलिगेशन लगाया है डायरेक्ट ही हमने। तो ये वैल्यू देखो, ये टोटल इनका डिफरेंस आपको होगी 10, इन दोनों का टोटल कितना है आपको होगी 20। तो 20 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, तो एक की वैल्यू कितनी है हाफ है। तो ये आपके पास कितना था 11 का हाफ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.5। ठीक है, 11 का हाफ किया आपने, आपको 5.5 आ रहा है। तो 40 में से 5.5 कम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 40 में से 5 कम किया 35 में से कम किया तो 34.5, तो 34.5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, इसमें करना क्या है, आप क्या करो शुरू से लो, ये आपके पास 100 हो गए, ये हो गए 100 लड़के, मतलब 100 टोटल हैं उस स्कूल में। तो आपसे बोला क्या कि 45% लड़के हैं, तो आपने लिखा यहाँ पे
ये बी बॉयज़, ये आपके पास गर्ल्स, ये 45%, 45%, ये आपके पास क्या हो जाएंगे 55% गर्ल्स हो जाएंगे। अब देखो 60% लड़के हैं, वो आपके पास यहाँ पे बोला क्या सवाल में 60% लड़के और 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई। आप कहोगे 60% जब पास हुए हैं तो 40% क्या होंगे, आप कहोगे अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो इसका 40% निकाल लो आप, इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा। देखो इसका 40% निकालने के लिए आप क्या करोगे 45 इंटू 40% मतलब 4/10, तो मल्टीप्लाई कर लो। 45 को 2 से करोगे 90, 180 तो 18 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये 18 लड़के आ गए या फिर 18% ही आ गया। इधर देखो 70% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, तो आप कहोगे 30% यहाँ पे क्या हुई है फेल हो गई है, सॉरी उत्तीर्ण हुई है ना, तो ये 30% फेल हो गई है। 30% मतलब 55 का आपको 30% मतलब 3/10 निकालना है। आप कहोगे हाँ, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16, 165। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे कि 16.5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, आपसे टोटल पूछा ना अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो ये इतनी तो गर्ल्स है, इतने आपके पास बॉयज हैं, दोनों को ऐड कर दो तो आप कहोगे कितनी वैल्यूज है। तो ऐड किया तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर है 34.5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यही आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि जो वैल्यू कैलकुलेशन चल रही थी वो आपके पास 100 पर ही चल रही थी, परसेंटेज पर ही चल रही थी, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया। ये वाला देखो, एक संस्थान में 35% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 60% लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। आप कहोगे कर सकते हैं इसको, तो देखो स्टार्टिंग से देखो ये 100 हो जाएगा, 35% लड़के हैं, आप कहोगे कि 35 बॉयज़ और गर्ल्स कितने, आप कहोगे कि 65 गर्ल्स। अब देखो 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आपका इसका सीधा ही दे रखा है 30%, आप तो 30 ही लिख दो इसका सीधा। इसमें देखो लड़कों का बोला है कि 30% लड़के हैं, तो आपको इसको जो 35 है ना, इसका 30% निकालना पड़ेगा। तो 35 का 30% निकालोगे तो आप कहोगे कि 35 का 3/10, तो 35 का 3/10 निकाला, तो 35 को 3 से किया 35 दूना 70 और 70 को किया 3 से तो 105। तो ओवरऑल यहाँ पे 10.5 आ गया ये। और इधर देखो गर्ल्स कैंडिडेट में क्या मामला है कि 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो आप कहोगी 40% फेल हो जाती है। तो 65 का 40% निकालो, 40% मतलब 4/10, तो ये कितना आएगा 6.5, 6.5 का कितना हो जाएगा 13, 13 6 दूनी 12, 13 होता है ना, 13 दूना 26, ये 26 आ जाएगा। ठीक है, आपसे टोटल पूछा है कि टोटल कितने फेल हुए हैं, तो 26 ये और 10.5 ये, आप कहोगे 36.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट करना है इन सवालों को। ये वाला सवाल देखो, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे। आप कहोगे कि इसमें तो ये एक संख्या भी दे रखी है 1400, तो फिर ये तो अलग हो गया। अलग नहीं है, देखो समझो इस सवाल को। मैंने एक चीज़ कही थी आपको क्लास में कि हमें ये भी पहचानना है कि सवाल में कौन सा डाटा एक्स्ट्रा में दिया हो, इसका कोई यूज़ भी नहीं है। ठीक है, ये भी सवाल में पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, केवल सवाल का आंसर निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब ये पहचान करने लग जाओगे कि ये डाटा है जो काम का है, अगर ये नहीं दिया होता तो भी सवाल हो जाता, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनने लग गई है। जैसे कि देखो सवाल में, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, ठीक है, जिसमें से 35% लड़कियाँ हैं, शेष लड़के हैं। वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। अभी ये वाले सवाल देखो पीछे वाले, इनमें क्या है कि सवाल वही है, सेम टू सेम। ठीक है, और बस इसमें क्या फ़र्क कर दिया कि एक लाइन और ऊपर वाली जोड़ दी 1400 वाली, ये जोड़ने से सवाल में आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, सवाल में कैलकुलेटिव कर दिया। अगर इस 1400 को यूज़ करके आप सवाल को सॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि आप 1400 का परसेंटेज में निकालोगे 35%, समझ रहे हो, और फिर उसके बाद में 65% निकालोगे तो समस्याएं बढ़ने वाली है। तो फिर उसके बाद में देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, लास्ट में भी जो पूछ रहा है ना आपसे आंसर, वो भी परसेंटेज में ही पूछा है। अगर वैल्यूज़ में पूछता ना ये, तो ये आपके पास फिर भी मान सकते थे कि 1400 है वो कुछ काम का है। तो लास्ट में भी वैल्यू जो पूछी है वो भी परसेंटेज में पूछी है। तो अगर सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है तो इस 1400 को तो अगर नहीं भी देता ये सवाल में, तो भी तो आपका सवाल हो जाता, आपको कि हाँ ये सवाल तो हो जाता। तो वही चीज़ है, आप तो इतना समझो कि सवाल आपको यहाँ तक दिया ही नहीं है। ठीक है, ये आपको दिया ही नहीं है सवाल में। अब देखो आपको सवाल में ये है कि एक किसी विद्यालय में 35% छात्र हैं वो लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। फिर उसके बाद आपका सवाल वही हो गया सेम पिछले वाला। तो
बस आपको सवाल को यही मान के करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल कर लोगे आप, इसको होमवर्क दे दें आपको। तो एक और होमवर्क आपका ये हो गया 19वां सवाल, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका भी आंसर। ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है सवाल में आपको कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि हो और हर में इतने % की कमी हो तो भिन्न इतनी हो जाती है। तो भिन्न की वैल्यू निकालनी है कि भिन्न है क्या बेसिकली। तो देखो ऐसे सवालों को करना कैसे, बहुत आसान तरीका सीखते हैं इसका। आपने भिन्न मान ली x और ये y, x/y आप कहोगे हाँ। देखो 50% की वृद्धि हुई है ना, तो आप इसको सीधा लिखो, 50% को बदलो मत, 50% ही रख दो। तो आप कहोगे कि इसको हमने क्या लिख दिया, 150/100। ठीक है, और नीचे देखो और जो हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर होता है, इसमें वृद्धि कितने की, 28 की। आप क्या लिख दोगे इसको, 128 डिवाइड बाई, सॉरी कमी हुई है ये, ठीक है ये कमी हुई है, यहाँ पे कमी लिखी हुई है ना, तो 72 डिवाइड बाई 100। ये जो वैल्यू है आपके पास कितने के इक्वल है, आप कहोगे कि 25/36 के है। तो एक बात आप गौर कर पा रहे हो यहाँ पे, आप कहोगे क्या, तो कि ये 100 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कट जाना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। अभी अगला सवाल भी करेंगे, उसमें फिर थोड़ा और डायरेक्ट करेंगे। तो 25 से 100 काटा 6 बार, 25 6 150, 36 से 100 काटा 2 बार, और 2 से भी कट रहा है 3 बार। तो आंसर x/y की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। ठीक है, तो यही आपके पास एक्चुअल में वो भिन्न थी, तो वो आपको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछा गया है CHSL में आपके, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है कि यदि एक भिन्न है 60% की वृद्धि हो किसमें, अंश में, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास 40% की वृद्धि हो, तो वो भिन्न इतनी हो जाती है। तो मूल भिन्न, मूल फ्रैक्शन क्या था वो निकालना है। अभी आपने सीख लिया है कि x और y लिखना है। ऊपर अगर 60% की वृद्धि है तो आप क्या लिखोगे, 160 लिख लो, अब बटे 100 मत लिखो, क्योंकि 100 तो कट जाना है ना, आपने सीख लिया। और इसमें 40% की वृद्धि होती है तो 140, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये 16/63 हो जाएगा। आप कहोगे इसमें एक चीज़ कहोगे, आप क्या कहोगे कि 60% को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 3/5, ठीक है, 40% को 2/5। आप कहोगे हाँ लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हो, उससे भी कर सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, मतलब माइन्यूट सी बढ़ जाएगी, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। आप इस वाले तरीके से करोगे, आपका 100 नीचे से कट जाएगा, 100 ऊपर से कट जाएगा, सीधा दिखेगा। कैसे भी कर सकते हो, सभी तरीके सही हैं। 0 से 0 चला जाएगा, इस 16 से ये 16 चला जाएगा, 7 से इसको काटा 2 बार, 7 से इसको काटा 9 बार। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है x/y का, आप कहोगे कि 2/9 आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो ये वाला सवाल 22, क्या बोला है सवाल में, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आप क्या करो कि ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। क्या दिया है सवाल में कि तीसरी संख्या से दे रखा है, तो तीसरी संख्या को आप क्या करो कि 100 के रेस्पेक्ट, अगर परसेंटेज ही चल रहा है तो 100 के रेस्पेक्ट में मान लो, इसको 100 ही मान लो आप। तो ये पहली संख्या 30% कम है, आपने कहा कि 70 है। ये 37% कम है, आपने कहा कि 63 है। आपसे क्या बोला कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, ये दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, आप कहोगे कि 7 कम है। किससे कम है, आप कहोगे 70 से कम है। 7/70 है, आप कहोगे 1/10 है। 1/10 क्या होता है, आप कहोगे 10% है। ठीक है, इसके बाद देखो ये सवाल पूछा गया आपके 8/6/2022 में, और इससे अगला सवाल देखो 8/6/2022 था वो, ये आपके पास 6/8/2021 है, CHSL में पूछा गया है। देखो सेम सवाल है, कुछ भी बदला नहीं है, हालांकि डाटा भी आपके पास सेम है, 37% 10%। तो समझ पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर सेम भी नहीं होते तो केवल डाटा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन फिर भी रिपीट होते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना। देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं, तीसरी संख्या एक संख्या तीसरी संख्या से इतने इतने % कम है। इस बार क्या पूछ लिया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पिछले में क्या पूछा था, कम है, यहाँ पे क्या पूछ लिया, अधिक है। तो सवाल तो वही है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। तो क्या मामला है, इसको 100 माना, और पहली संख्या 37% क्या है, आप कहोगे कि ये इससे कम है, तो ये 63 है। ये कितनी है, आप कहोगे कि ये आपके पास 70 है। तो दूसरी संख्या ये पहली से इससे कितने अधिक है, आप कहोगे 7 अधिक है। किससे अधिक है, आप कहोगे 63 से अधिक है। 7/63, 7 बटे तो 63 है तो 1/9,
1/9 आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है 11 से 1/9 परसेंटेज में अगर बदलना हो तो परसेंटेज। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100/9, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या इस अनुपात में है, 30% लड़के 20% लड़कियाँ जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण वाले छात्रों का प्रतिशत आपको निकालना है। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवालों को इसको देखने के। आप 11 और 9 लड़के लड़कियां मान लो और उस रेशो में निकाल लो, एक नॉर्मल जैसे एवरेज निकालते हैं उस तरीके से। या फिर अभी जो आपने एक तरीका सीखा है उसमें क्या करते हो आप, मान लिया पहली संख्या है 1100, ये है 900। आप कहोगे 11 और 9 का रेशो दिया आपने, 1100 900 कैसे लिख दिया। मैंने क्या कहा था कि रेशो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी सुविधा के हिसाब से हम कर सकते हैं। हम परसेंटेज में चल रहे हैं इसलिए मैंने 1100 900 बना लिया। आपको क्या दिया है, देखो ये बॉयज़ और गर्ल्स का दिया है ना, तो ये बॉयज़ था ये गर्ल्स थे। इसमें क्या दिया कि 30% लड़के जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, और आपसे सवाल में लास्ट में पूछा उत्तीर्ण का ही पूछा है, 30% उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसका 30% निकाला आपने कहा कि 330 आ जाएगा। इसका 20% निकाला आपने कहा कि 180 हो जाएगा। ये जो है ये पास हुए हैं, तो इनको देखो टोटल कितना आ रहा है, जोड़ा तो 18 में 33 जोड़ा, 33 में 8 जोड़ा, तो 8 3 11, तो ये आपके पास 510 बन रहा है क्या। 510 बटे कितना आ जाएगा, ये बटे 2000 आ जाएगा और इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 आएगा ना, तो 100 3 0 से 3 0 चला जाएगा, 2 का 51 में भाग दूंगा तो 25.5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल पास होने वाले कैंडिडेट हैं परसेंटेज में, तो ये आपको निकालना था इसमें। ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है सवाल में कि गलती से क्या हुआ है कि किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। तो व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हो कि इनवर्स आपने इसका टाइप कर दिया है, रेसिप्रोकल, तो इसके मान में इतने % की कमी हो जाती है, तो भिन्न का मान आपको बताना है। तो अभी देखो आप कहोगे कि कमी हो जाती है, तो आप कमी का मतलब सिंबल साइन से मतलब है ना कि माइनस आएगा प्लस आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है सवाल में, आपको सिंपल ये करना है कि एक कोई वैल्यू थी x, उसका आपने क्या कर दिया व्युत्क्रम कर दिया x/1/x। तो उससे आपको देखना है कि किससे संख्या से है। आप कहोगे कि एक्चुअल वैल्यू आपको x ही लेनी है ना बटे में। अभी आपने सीखा था कि एरर परसेंटेज कैसे निकालते हो, कि सही मान माइनस गलत डिवाइड बाई सही इंटू 100 ऐसे करते हो ना, और ये आपके पास परसेंटेज में आ जाती है वैल्यू। यही वैल्यू आपके पास इतनी दे रखी है 175/4% है ना, तो 400 लिख सकते हो इसको। इतना वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो, x का ऐसा करो भाग दे लो अलग अलग, तो भाग दिया ये 1 बन जाएगा, ये इसको भाग दिया आप कहोगे 1/x² बन जाएगा। और इधर इसको थोड़ा सॉल्व किया, 25 संते 175, और ये आपके पास 25 चौके 100 16 बन जाएगा, 7/16। तो 1/x², इसको यहाँ पे इधर लेके आऊँगा तो 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो 9/16 आ जाएगी, ठीक है। तो x² की वैल्यू 16/9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आपको होगी 4/3 आ जाएगी। तो आपको भिन्न का मान ही पूछा है, तो आप सीधा बता दोगे कि 4/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला सवाल देखो, अच्छा सवाल है, अभी CGL में पूछा गया आपसे एग्जाम में, देखिए कैसे करेंगे इसको। एक फल विक्रेता है, अपने ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों में से 20% और 2 संतरे एक दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरे में से 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है। अभी भी उसके पास 5 संतरे बचे हैं, तो फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। याद करो, क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपने इसका आंसर दिया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपके पास स्टार्टिंग में मान लो, क्योंकि स्टार्टिंग में पूछा ना आपसे कितने थे, आपने कहा कि स्टार्टिंग में x थे, ठीक है। आपने कहा ठीक है x थे, उसमें से क्या क्या हुआ है उसको आप करते चलो। इसमें बोला है कि 45% जो है कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेच देता है। अगर 45% बेच दिए तो आप कहोगे कि कितना बचा, आप कहोगे 55% बचा, 55/100 लिख दिया मैंने। इसके साथ साथ एक संतरा और बेचा है, तो एक और माइनस करना पड़ेगा, -1। अभी पहला केस इतना हुआ है, ये समझ में आया, इसको समझ लो थोड़ा सा सही से। 45% बेच दिए हैं,
तो x का 45% बेच दिया है, तो कितना बचा आपको कि 55% बचा। लेकिन इसमें से एक और बेचा था, क्योंकि एक भी लिखा हुआ है तो -1 और करना है, ठीक है। आगे देखो 20% और 2 संतरे और बेच दिए। अब इसका 20% बेच दिया इस पूरी वैल्यू का, तो आपको कि कितना बचा, आपको कि 80% बचा। 80% को कैसे लिख सकते हो, 8/10। और कितना और बेचा है आपको कि 2 और बेचा है साथ में, तो 2 और कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरी वैल्यू ये हो गई। आगे क्या हुआ है कि अब बचे हुए संतरों का 90%, ये मैं जो वैल्यू लिखता चल रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या लिख रहा हूँ, बचे हुए अभी कितने बचे हैं। अब बचे हुए का 90% संतरे तीसरे ग्राहक को, अगर 90% ही बेच दिया इनका, तो आप कहोगे कि कितना बचा, आप कहोगे कि 1/10% बचा, तो मतलब 1/10 बचा। तो अभी ये जो वैल्यू है आपको किसके इक्वल दे रखी है, आप कहोगे यही जो वैल्यू है आपके पास 5 के इक्वल दे रखी है, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है सवाल में। अब x को निकालना है, अब निकाल लोगे, एक ही लाइन का सवाल हो गया। तो ये इधर इसको मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 50 हो गया। 50 में ये 2 और जुड़ेगा तो आप कहोगे कि 52 हो गया। 52 हो गया। 52 को 10 से तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इधर ये 10/8 है ना, 10 से तो मल्टीप्लाई करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करना है, ये 520 हो गया। डिवाइड कर लो, 8 6 48 और आपके पास 4 बनेगा ना, 8 5 40, ये 65 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल 65 और एक ये फिर दोबारा इधर जाएगा तो ये 66 हो गया। तो ओवरऑल अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 55/100 इज इक्वल टू ये 66 के बराबर है। 11 से काटा 5 बार, 11 से काटा इसको 6 बार, 5 से इसको काटा 20 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 6, आपको गई 120। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आप बताना कमेंट सेक्शन में आपने कैसे किया था इस सवाल को, और आपने जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था तो ये सवाल वहाँ पे भी आपने इसका आंसर दिया था। तो ये तरीका आपको समझ में आया, ये वाला कैसे किया है सवाल में। अगला देखें इसके बाद में 27 सवाल, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। बोला है कि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है। इसका परिणाम 782 होगा। और उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो और 25% की वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो ऐसा करो कि पहले वो संख्या निकाल लो, तो जिससे ये ऐसा करने पर ऐसा चल रहा है, फिर उसके बाद में आगे की कंडीशन लगा देंगे हम। तो x, अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है कि 15% की वृद्धि सेम कमी हो तो हमेशा कमी होती है, उस तरीके से सोच सकते हो। बाकी इसमें क्या कर सकते हो, 15% को आप कैसे लिख सकते हो, 15% का मतलब होता है 3/20। तो 15% में वृद्धि है तो आप कहोगे कि 23 हो गई है पहले वैल्यू, 23/20। आपको की कमी है, आप कहोगे कि 17/20 हो गई है। ये जो वैल्यू है आपके पास 782 के इक्वल है, आपको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, आपको कि हाँ। तो अब काट लें इसको, 23 से काटें, 23 × 69 और 9 बनेगा, 23 × 92, 17 से ये 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 800, तो x की वैल्यू 800 आ जाएगी। तो वो संख्या जो स्टार्टिंग में थी वो 800 थी, ठीक है। अब 800 पे आगे क्या क्या करना है वो देख लो। 800 पे अभी आपको क्या करना है, 25% की कमी करनी है। आपको होगी 25% का मतलब 1/4, तो मतलब 3/4 हो गई। 25% की वृद्धि करनी है, आपको होगी 5/4 हो गई है। आप देखो 20% की कमी करनी है, 20% का मतलब होता है 1/5, कमी करनी है तो 4/5 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल बताना है कितना बनेगा, तो 5/4, 4/5, ये तो कट गया। इस 4 से इसको काटो, आपको होगी 200 बार, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको होगी 600। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 600। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अभी क्वेश्चन पूछा गया CGL में आपकी। तो समझ में आया ये सभी सवाल, किस तरीके से सवाल को अप्रोच किया है, कैसे सवालों को करना है एग्जाम में आपको। तो इस तरीके से आपके ये जो 3rd क्लास है ये कंप्लीट होती है। बाकी पहले की जो भी क्लासेज हुई हैं आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप सभी क्लासेज देख सकते हो। और बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेज के लिए। और बाकी सभी क्लासेज का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।